हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चर्चा करते हैं जिसका नाम है कॉस्ट। तो बेटा सबसे पहले हम कॉस्ट को स्टार्ट करें। हमें ये पता होना चाहिए कि एक सेलर को किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है और उस कॉस्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि वेरियस इनपुट्स यूज़ हम करते हैं। और आपको ये पता होगा, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हम उसमें इनपुट ऐड करने के बाद कुछ आउटपुट रिसीव करते हैं। और जो सेलर के इनपुट हो सकते हैं वो फैक्टर इनपुट हो सकते हैं और नॉन फैक्टर इनपुट हो सकते हैं। हम लोग जनरली अभी ये डिस्कस करेंगे कि हमारे फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट कौन कौन से थे। तो सबसे पहले अगर हम फैक्टर इनपुट की बात करें तो फैक्टर इनपुट में हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर आता है। ठीक है, ये हमारे हो गए फैक्टर इनपुट। इसके बाद दूसरा, अगर हम नॉन फैक्टर इनपुट की बात करें तो इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि रॉ मटेरियल्स। इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि रॉ मटेरियल्स। तो अब हम ये समझ गए कि जब भी एक प्रोड्यूसर किसी गुड्स को प्रोड्यूस करेगा तो उसमें वेरियस कॉस्ट इन्वॉल्व होंगे। और वो कॉस्ट कौन से हो सकते हैं? पहला फैक्टर और दूसरा नॉन फैक्टर इनपुट। क्लियर? अब जैसे कि ये चैप्टर हमें बता रहा है कॉस्ट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरियस इनपुट्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट। मतलब कोई भी हमें गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए कुछ इनपुट्स का यूज़ करना पड़ता है और वो इनपुट का यूज़ हम करते हैं, तब जाके हमारा कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो पाता है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इज इट क्लियर? कि जो भी प्रोडक्शन हमें करना है उसके लिए वेरियस इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जब हम उन इनपुट्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे तब जाके हमारा कोई गुड्स प्रोड्यूस हो पाएगा। जनरली जो कॉस्ट फंक्शन है वो हमें फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट बताता है। कॉस्ट वो कॉस्ट हो गए जो कि हमने इनपुट के फॉर्म में लगाया, ठीक है, जो कि हमने इनपुट के फॉर्म में लगाया। और आउटपुट क्या हो गया? जो कि हमारा गुड्स बन के तैयार हुआ जिसको हमें सेल करना है मार्केट में। ठीक है, तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि कॉस्ट फंक्शन को अगर हम फॉर्मूला वाइज डिफाइन करें तो कॉस्ट फंक्शन क्या हो सकता है? C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q। तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ Q। Q मीन्स द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। Q का मतलब क्या हो गया? जो क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करना है उन क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, कॉस्ट हमारे दो तरीके से हो सकते हैं। कॉस्ट के जो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। पहला क्या हो गया? पहला हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरा हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में हम अगर डिफरेंस देखें तो जो एक्चुअल पेमेंट मेड किया जाता है किसी एक हायर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि जो भी रिसोर्सेज हम आउटसोर्स करते हैं, मतलब जो मालिक का खुद का नहीं होता है बल्कि जो रिसोर्सेज वो बाहर से हायर करता है और उस हायर्ड के लिए हमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व करना होगा। जो भी वो हायर कर रहा है उसके लिए उसको कुछ खर्च देने होंगे, कुछ एक्सपेंसेस पे करने होंगे, जैसे कि वेजेस पेड टू हायर्ड लेबर्स। बाहर के कोई भी लेबर आएंगे तो बिना पैसे लिए वो मानेंगे नहीं, ठीक है, उनको तो हमें वेजेस पे करना पड़ेगा। रेंट पेड टू हायर्ड अकोमोडेशन, जैसे कि हायर्ड अकोमोडेशन, अब हमने किसी जगह को हायर किया हुआ है, उसके बदले में हमें रेंट पे करना है, जैसे कि फैक्ट्री का हो गया। फैक्ट्री के लिए मैंने जगह परचेज़ किया है और जगह परचेज़ करने के लिए मुझे रेंट पे करना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे भी हमें खर्च देना होगा। ये भी मालिक का खुद का नहीं है, ओनर का खुद का नहीं है, जो कि उसने क्या किया? बाहर के सोर्सेज से आउटसोर्स कराया है। नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स भी उसको क्या है? बाहर से ही मैनेज करना होगा। रॉ मटेरियल्स वो यूज़ करेगा तब जाके उसका फिनिश गुड्स में तैयार होगा।
और फिनिश गुड्स में तैयार करने के लिए उसको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों इन्वॉल्व करना होगा, तब जाके उसके गुड्स रेडी टू सेल होंगे। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि दोज कॉस्ट विच इज टेकन फ्रॉम द आउटसोर्स और फ्रॉम द अदर सोर्स, जिसका मालिक खुद नहीं होगा वो, बल्कि उसको बाहर से पे करके गुड्स लेके आना होगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन से कॉस्ट होते हैं? जो उसके खुद के कॉस्ट हो गए, जैसे कि ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो खुद ही एंटरप्रेन्योर बन गया, अब अपना खुद ही मालिक, वो अपने आप को पैसा दे रहा है, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट में जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उसने अपने घर की बिल्डिंग को यूज़ कर लिया बिजनेस में, ठीक है, सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग हो गया। ओन बिल्डिंग हम कह सकते हैं कि खुद की बिल्डिंग उसने यूज़ कर लिया, ये भी उसका इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स कैपिटल, मालिक ने खुद के पैसे लगाए, कैपिटल हम बाहर से भी ले सकते हैं, कैपिटल हम बाहर से भी लोन के फॉर्म में ले सकते हैं और खुद के भी ला सकते हैं, ठीक है। तो वो खुद के अगर कैपिटल यूज़ कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। जैसे हमने अभी एग्जांपल बताया कि जो उसकी खुद की बिल्डिंग है वो अपनी ही बिल्डिंग में अपने आप को ही रेंट देना होगा, तो कहने का मतलब क्या है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है जो कि उसके खुद के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मिल पा रहे हैं। सैलरी फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो मालिक खुद का काम करके खुद एक एंटरप्रेन्योर, क्योंकि अगर वो एक स्टाफ को हायर करता है मैनेज करने के लिए और उसी के बजाय वो खुद ही मैनेज कर रहा है अपने बिजनेस को, तो क्या हो जाएगा, वो सैलरी बाहर वाले को अगर हायर करे तो बाहर वाले को सैलरी पे करनी होगी, और खुद को क्या है, उसका खुद का भी सैलरी बनती है, लेकिन वो क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने पहले भी ये टॉपिक पढ़ चुका है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन, मतलब जैसे ये वो कॉस्ट होते हैं कि जो कॉस्ट वो सस्ते से सस्ते रेट में मार्केट से जो भी गुड्स और या सर्विसेज को परचेज कर पा रहा है, ये एक फर्म की, एक मालिक की, एक एंटरप्रेन्योर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। और उसके बदले में जैसे उसने एक किसी कॉस्ट को सेक्रीफाइस करके दूसरे कॉस्ट को एक्सेप्ट किया, वो उसकी क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या है, ये फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमारे क्या होंगे, जो कॉस्ट हमारे फिक्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि फैक्ट्री रेंट, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, अब फैक्ट्री में आप गुड्स प्रोड्यूस करो या ना प्रोड्यूस करो, आपको फैक्ट्री रेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना रेंट के आप स्किप नहीं कर सकते बिजनेस को। दीज कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड वॉट एवर मे बी द स्केल ऑफ आउटपुट। आप प्रोडक्शन 0 करो, आप प्रोडक्शन 5 करो, आप प्रोडक्शन 10 करो, आप प्रोडक्शन 15 करो, जितना भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो, आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो फिक्स रेंट है वो आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। दीज कॉस्ट आर प्रेजेंट इन शॉर्ट रन बट डिसअपेयर इन लॉन्ग रन। ये जो कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं, वो शॉर्ट रन पे तो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अब जैसे हमने एक एग्जांपल के साथ आप लोग को ये फिक्स्ड कॉस्ट को एक्सप्लेन किया है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगा, जैसे कि 20 रुपये किसी चीज़ के लग रहे हैं तो 20 20 20 20 यहाँ पे हर जगह 20 ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब जैसे मान के चलो कि अगर हम आउटपुट अगर 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी हमें कॉस्ट क्या होगा, हमें टोटल कॉस्ट 20 देना ही देना है। हम एक गुड्स अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी हमें 20 रुपये देना है। हम अगर 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी हमें 20 रुपये देना है। हम अगर 3 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी हमें 20 रुपये देना है। हम अगर 4 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी हमें 20 गुड्स देना है। हम अगर 5 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी हमें 20 गुड्स देना है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा टाइम टू टाइम, लेकिन आउटपुट चेंज हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, ये टीएफसी का मतलब क्या हो गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम डायग्रामेटिकली इसको देखेंगे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है टीएफसी का। तो आप देखो यहाँ पे कि टीएफसी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल टू क्या है, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस के, मतलब एक आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन देख पा रहे हो और ये स्ट्रेट लाइन क्या है, एकदम
ये चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये 20 रुपीज़ है, तो 20 रुपीज़ अपना फिक्स है, ये 20 रुपीज़ कभी भी चेंज नहीं होगा। अब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को और भी कुछ नाम से जानते हैं बेटा, आप लोग ये सब भी याद कर लेना। पहला क्या हो गया, एक तो ओवरहेड कॉस्ट हो गया, ठीक है, जो कि आपको पे करना ही करना है, फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा नाम उसको हम लोग सप्लीमेंट्री कॉस्ट से भी जानते हैं। तीसरा जो है अनअवॉइडेबल कॉस्ट को भी जानते हैं। आपको पता होगा कि कुछ कंपनियां, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कोचिंग्स जो कि पैंडमिक के समय में रेंट पे कर रहे थे, तो उनका रेंट नहीं पे करने की वजह से उनको वो स्पेस छोड़ना पड़ गया और दोबारा उनको वो जगह नहीं मिल पाई, क्योंकि फिक्स रेंट तो उनको पे करना था, उनको उस समय लॉस भी बियर करना पड़ा था। तो इन कॉस्ट से वो अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे आप मान के चलो कि एक कोचिंग क्लास में 20 स्टूडेंट्स के बैठने की जगह है, ठीक है, अब उसमें 15 बैठे, तब भी हमें फिक्स कॉस्ट उतना ही देना होगा। जैसे हम मान के चलते हैं कि 5000 रेंट है एक रूम का और उसमें 20 स्टूडेंट बैठ के पढ़ते हैं, तो अगर 20 स्टूडेंट्स पढ़े तब भी 5000 रेंट देना होगा, 15 स्टूडेंट्स पढ़े तब भी 5000 रेंट देना होगा, 5 स्टूडेंट पढ़े तब भी हमें 5000 रुपये देना होगा। तो ये जो 5000 है ये हमारा फिक्स रहेगा और ये चेंज नहीं हो सकता है, और हम इसको कभी भी अवॉइड भी नहीं कर सकते। इस वजह से इसको अनअवॉइडेबल कॉस्ट कहा गया है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट कहा गया है और ओवरहेड कॉस्ट कहा गया है। अब देखो ओवरहेड कॉस्ट को अगर हम और डिफाइन करें, तो जैसे टीचिंग लर्निंग में आप जानते हैं कि बोर्ड का रिक्वायरमेंट होता है, मार्कर का रिक्वायरमेंट होता है, चौक का रिक्वायरमेंट होता है, स्मार्ट बोर्ड का रिक्वायरमेंट होता है, तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम रेंट की बात करें तो ये ओवरहेड कॉस्ट है, क्योंकि बिना स्पेस के हम टीचिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ओवरहेड कॉस्ट में भी कहलाता है। नेक्स्ट आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द वेरिएशन इन द आउटपुट। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि अगर हमें 100 यूनिट्स अगर गुड्स प्रोड्यूस करना है, 100 यूनिट्स अगर गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो हम 100 यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल्स अरेंज करेंगे, ठीक है। और अगर हमें 1000 यूनिट्स गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो हम 1000 यूनिट्स के लिए गुड्स जो है रॉ मटेरियल्स अरेंज करेंगे। तो ये क्या होगा, दीज आर दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द वेरिएशन इन आउटपुट। हमें जितना आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, हमें ये कॉस्ट इन्वॉल्व करना होगा। अगर 100 यूनिट है तो 100 यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, अगर 1000 यूनिट है तो 1000 यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो दीज कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे जैसे हमारा टर्नओवर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर डिस्कस करते हैं कि दीज कॉस्ट आर जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो, दीज कॉस्ट आर जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। जैसे बेटा मैंने आपको अभी बताया फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, ठीक है, मैंने आपको बताया फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। अब फिक्स्ड कॉस्ट में आप ये मान लो कि मुझे 5000 रुपये कोचिंग का रेंट देना है, ठीक है, 5000 रुपये मुझे रूम का रेंट देना है, ये तो मेरा फिक्स कॉस्ट है। अब इसमें 2 बच्चे पढ़ें, 4 बच्चे पढ़ें, 15 पढ़ें, 20 पढ़ें, ये अलग अलग चीज़ है। लेकिन अगर बाई चांस मान के चलो कि अगर मैंने आउटपुट को ज़ीरो रखा, मेरे कोचिंग में अभी एक भी बच्चा नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर मैंने एक भी स्टूडेंट्स को ऐड नहीं किया, क्या मेरा मार्कर इन्वॉल्व होगा, क्या मेरी इलेक्ट्रिसिटी के बिल आएगा, ठीक है, क्या मेरा वाटर का कंजम्पशन होगा। तो जब मेरे ये सारी चीज़ें नहीं ऐड हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, जब हमारा आउटपुट ज़ीरो है तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो न्यूमेरिकली मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, हमारा आउटपुट क्या था, ज़ीरो था, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो। अब इलेक्ट्रिसिटी का मान के चलो, या कोई भी चीज़ आप मान सकते हो कि पर हेड जो है इन्वॉल्व होता है कॉस्ट। तो जैसे यहाँ पे आउटपुट ज़ीरो था तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो था, या जब आउटपुट 1 हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट 10 हुआ, जब आउटपुट 2 हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट 16 हुआ, जब आउटपुट 3 हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो 25 हो गया। तो धीरे धीरे ये क्या हो गया, ये इंक्रीज़ करता गया। जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ करेगा। ये इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये किस तरीके से ड्रॉ किया गया है टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन टीवीसी एंड टीएफसी, दोनों में अंतर क्या होता है। मैंने आपको बताया टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा टीवीसी इंक्रीज करेगा। लेकिन टीएफसी में क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा चेंज नहीं करेगा, आउटपुट बढ़ा दो या आउटपुट घटा दो लेकिन वो चेंज नहीं करेगा। टाइम पीरियड क्या है, ये कैन बी चेंज इन शॉर्ट पीरियड। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, शॉर्ट पीरियड में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, रिमेन्स फिक्स्ड इन शॉर्ट पीरियड। जैसे मैंने ये कहा आपसे कि 20 बच्चे पढ़ते हैं, अगर बाई चांस मान लो मेरे पास 40 एडमिशन आ जाएंगे, तो 40 एडमिशन के लिए फिर मुझे एक नई कोचिंग देखनी होगी, एक नई जगह देखनी होगी जहाँ पे 2 रूम्स अवेलेबल हों, जहाँ पे ज़्यादा टीचर्स अवेलेबल हों। तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए खाली फिक्स होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए फिक्स नहीं होता है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया टीवीसी जो है वो अगर आउटपुट नहीं है, आउटपुट प्रोडक्शन अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे टीवीसी भी ज़ीरो हो जाएगा। ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, आप प्रोडक्शन करो या ना करो, हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा रहेगा। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट इनकर्ड ऑन ऑल वेरिएबल फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इसमें सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे सिर्फ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, इसमें वेरिएबल फैक्टर्स पे ये कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। शेप ऑफ कॉस्ट कर्व, ये क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग। अभी आपने टीएफसी को देखा, ये क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, ये ऊपर की तरफ ऐसे करके ये शिफ्ट कर रहा है, ये इस तरफ से। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग। जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा टीवीसी इंक्रीज करता रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टीएफसी की फिक्स्ड कॉस्ट की, ये हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि जो टीएफसी है वो हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन टीवीसी एंड टीएफसी। अब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट। तो बेटा जी टोटल कॉस्ट में क्या होगा, टोटल कॉस्ट जब भी बनता है वो टीएफसी प्लस टीवीसी को ऐड करके बनता है। टोटल कॉस्ट कैसे बनेगा, टोटल कॉस्ट में क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगा, उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगा, और तब जाके हमारा क्या होगा, टोटल कॉस्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोचिंग का जो है 5,000 रुपये रेंट है। ठीक है, 5,000 रुपये रेंट है ये, और प्लस 1,000 बिजली का बिल और अदर एक्सपेंसेस हैं, तो मिला के टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए, 6,000 हो गए। तो टोटल कॉस्ट हम क्या कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट हम कह सकते हैं 6,000, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम कह सकते हैं 5,000, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम कह सकते हैं 1,000। इज इट क्लियर। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी मीनिंग क्या है टोटल कॉस्ट की। इट इज़ अ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। मैंने बेटा अभी आपको जस्ट बताया था फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट में अंतर क्या था। जैसे इसमें रॉ मटेरियल्स हम कह सकते हैं नॉन फैक्टर में, और फैक्टर्स में वो भी वही है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं वो हमारे फैक्टर इनपुट हो गए। तो जो भी फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट में हम एक्सपेंडिचर करते हैं और उसके बाद हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं, और उसमें जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, जो भी एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है, वो हमारा टोटल कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब हम इनके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, टीसी, टीएफसी और टीवीसी। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले अभी मैंने आपको जो ऊपर डायग्राम दिखाया था वो टीवीसी का दिखाया था। ठीक है, अब आप ये समझ जाओ, अगर मान लो टीएफसी आपका 20 यूनिट्स है, अगर टीएफसी 20 यूनिट्स है तो बस सिंपली क्या करना है, हमको टीवीसी में 20 यूनिट्स ऐड कर देना है। तो जब भी 20 यूनिट्स ऐड करेंगे तो ये इसके पैरेलल ही डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये इसके पूरे पैरेलल डायग्राम बनेगा। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि टीएफसी इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो था वो क्या था, ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट था वो हॉरिजॉन्टल था एक्स एक्सिस के। दूसरा क्या है, टीसी एंड टीवीसी आर एस शेप्ड, और टीसी और टीवीसी जो है वो एस शेप्ड होता है, इन्वर्टेड एस शेप्ड होता है। ठीक है, दे राइज इनिशियली एट डिक्रीजिंग रेट, देन एट अ कांस्टेंट रेट, एंड फाइनली एट द इंक्रीजिंग रेट। शुरुआत में क्या है, वो इंक्रीज करेंगे टीवीसी और टीसी दोनों के लिए। इनिशियली वो क्या करेंगे, वो राइज करेंगे डिक्रीजिंग रेट पे। शुरुआत में जो उनका जो रेट होगा वो क्या होगा, उनका रेट थोड़ा स्लो होगा। यहाँ से यहाँ तक जो दिखा रहा है ये इसका इनका रेट जो है वो डिक्रीजिंग रेट होगा, मतलब हम सिंपली यहाँ तक कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग।
ठीक है, यहाँ तक डिक्रीजिंग हो गया। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है कांस्टेंट रेट हो गया, ये जो पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद इसके बाद जो सिचुएशन आ रही है, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, मतलब अगर हम इस स्टेज की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ कर रहा है, ये कांस्टेंट रेट से यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ कर रहा है। और यहाँ पे आप देखो इसका जो स्लोप है, कितना हाइट इसकी आ गई। यहाँ पे देखो इसकी हाइट जो है कांस्टेंट है और यहाँ पे बहुत कम इसकी हाइट थी। ठीक है, तो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ कर रहा था, फिर ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ कर रहा था, और यहाँ से जो पोजीशन दिखा रहा है ये क्या है, ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ कर रहा था। अच्छा, एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट TC इज इक्वल टू TFC। अब जब आउटपुट ज़ीरो है तो TC और TFC क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम TC बताएं, TC और TFC ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारा वो क्या हो जाएगा, ये इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि आप ये समझ के चलो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो 20 इन्वॉल्व है, तो टोटल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा। तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि TFC इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू TC, क्योंकि इस पॉइंट पे आप देखो ये पॉइंट हमें यही बता रहा है। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे TC और TFC दोनों इक्वल है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, TC एंड TVC कर्व्स पैरेलल टू ईच अदर। ये मैंने आपको जस्ट बताया, ये इन दोनों के क्या होते हैं, ये पैरेलल होते हैं, क्योंकि बस इसी डायग्राम में मैंने क्या किया था, 20 यूनिट्स को ऐड कर दिया, 20 रुपीज़ का जो कॉस्ट था वो मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया, इस वजह से ये क्या हो गया, इसमें एडिशन इसका हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं TC क्या होता है, TFC एंड TVC। मतलब ये पहले भी ऑलरेडी डिस्कस किया गया, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमें ये निकालना है तो हम इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसको बस इस तरफ ले जाओ, LHS RHS का खेल है, बस उसी में ये सॉल्व हो जाएगा। उसका TVC इज इक्वल टू TC माइनस TFC। अब TVC हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको इधर लेके जाना है बस। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट आर द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। तो पर यूनिट के हिसाब से, अभी जैसे हमने बात किया था कि हमने ऊपर डिस्कशन किया था इस वैल्यू में, यहाँ पे था कि आउटपुट इतना प्रोड्यूस करेंगे इतना वेरिएबल कॉस्ट होगा, इतना करेंगे तो इतना होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एवरेज निकालना है कि एवरेज पर यूनिट पे कितना कॉस्ट इन्वॉल्व हो गया। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि 5,000 रुपये रेंट दे रहे थे और 5 बच्चे थे, तो एक बच्चे पे कितना कॉस्ट आ रहा था, 1,000। लेकिन जब 5,000 रुपये में 10 बच्चे आना चालू हो गए तो एक पे कॉस्ट कितना हो गया, 500। तो ये लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी डिक्रीज़ करेगा। तो हमें यहाँ पे ये डायग्राम देखना होगा, ये इसका ये AFC का डायग्राम है। AFC डिक्लाइंस विद एवरी इंक्रीज इन आउटपुट। जैसे जैसे हमारा क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज़ करेगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्या होगा, वो डिक्रीज़ करता जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया इट इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका जो शेप होता है ना वो बेटा क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब आप किसी भी पॉइंट पे अगर ये देखोगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी जगह देखोगे तो इसके जो एरिया बनेगा किसी भी पॉइंट पे, इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इस वजह से इसको हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। मतलब यहाँ पे रेक्टेंगल्स फ्रेम होंगे और रेक्टेंगल्स का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। इट गोज वेरी क्लोज टू एक्स एक्सिस बट नेवर टचेज द एक्स एक्सिस एज TFC कैन नेवर बी ज़ीरो। तो यहाँ पे TFC ज़ीरो नहीं होने की वजह से ये कभी भी, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे कभी भी मीट नहीं करता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इज़ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
जो पर यूनिट ऑफ वेरिएबल, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी वही है, वेरिएबल कॉस्ट जो हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाला था उसी से निकलेगा। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे कितना निकल रहा है, मतलब एक यूनिट पे कितना कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, ये इससे रिलेटेड हो गया। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, मतलब जितना भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटपुट। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी फिक्स्ड कॉस्ट का दिया है। अब ये मान के चलो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 1,000 रुपये लगी थी, तो 1,000 रुपये लगी थी 5 बच्चों के लिए, तो पर हेड कितने का हो गया, पर हेड 200 हो गया। जब हमारे पास 10 बच्चे आने लग गए, जब हमारे पास 10 बच्चे आने लग गए तो क्या हो गया, तब पर हेड कॉस्ट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है। तो ए बी सी फॉल्स विथ एवरी इंक्रीज इन आउटपुट इनिशियली, यहाँ पे भी सेम क्या होगा, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है ये भी क्या होता है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करेगा। वंस द ऑप्टिमम लेवल ऑफ द आउटपुट इज रीच्ड एबीसी स्टार्ट्स राइजिंग। अब देखो इसका मैंने डायग्राम आपको बना के दिया, देखो शुरुआत में जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो देखो आप ये गिर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, ये यहाँ पे इसका ये लोएस्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, और जैसे ही ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट रीच हो जाएगा, जैसे ही मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पे पहुँच जाएगा, उसके बाद क्या होगा, एबीसी बढ़ना चालू हो जाएगा, वो इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हमारा एबीसी इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट हम कहें, रिफर्स टू द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। ये क्या हो जाएगा, ये टोटल कॉस्ट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए जो भी टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ है, अभी हम वेरिएबल कॉस्ट को डिफाइन कर रहे थे, पहले तो हमने डिवाइड किया किसको, वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड किया था। ठीक है, फिर हमने फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। तब हमारा क्या निकलेगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या निकला था हमारा, यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकला था, और यहाँ पे क्या निकला था, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकला था। अब इन दोनों का अगर हम एडिशन कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तब हमारा एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। तो इस वजह से इसका फॉर्मूला क्या बना, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बेटा अब ये इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फेज ऑफ एसी। ठीक है, एसी कैसे काम करता है, तो पहला फेज क्या होता है, व्हेन बोथ, इसका डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन बोथ एएफसी एंड एवीसी फॉल्स, जब एएफसी, यहाँ पे एएफसी है, ये जब एएफसी गिर रहा है और एवीसी भी जब गिर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो आप गिर रहा है, तो एसी भी गिरेगा, जो एवरेज कॉस्ट है वो भी वो भी गिरेगा, वो भी रिड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो आप गिरा, एसी ऑल्सो फॉल्स। तो ये इसका पहला फेज़ हो गया, हम इसको ऐसे डायग्राम के फॉर्म में अगर बनाते हैं, इसका पहला फेज़ हो गया। फिर ये इसका दूसरा फेज़ हो गया, व्हेन एएफसी कंटिन्यूज टू फॉल्स, जब एएफसी और भी गिरना चालू हो रहा है, यहाँ पे एएफसी देखो इसके बाद वाले पॉइंट पे भी गिरना चालू हुआ, यहाँ से यहाँ तक का स्टेज अगर देखो गिरना चालू हो गया, एवीसी रिमेन्स कांस्टेंट। उस केस में जो एवीसी है वो क्या हो जाएगा, वो एवीसी कांस्टेंट है, ये वाला जो पोजीशन बता रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। एसी फॉल्स टिल इज रिचेज मैक्सिमम। ठीक है, जब तक वो उसका मैक्सिमम पहुँच पाए एवीसी तब तक गिरता रहेगा। और लास्ट फेज जो है, पहला फेज हो गया, सेकंड फेज हो गया और थर्ड फेज। एसी राइजेज व्हेन राइज इन एवीसी इज मोर देन फॉल इन एवीसी। एसी कब से बढ़ना चालू हो गया, अब देखो यहाँ पे ये एसी का ये लोएस्ट पॉइंट था, अब एसी यहाँ से बढ़ना चालू हो गया। यहाँ से जैसे ही एसी बढ़ना चालू हुआ, एसी कब राइज करेगा, जब एबीसी इज मोर देन, एसी राइजेज व्हेन राइज इन एबीसी इज मोर देन फॉल इन एबीसी, जब एबीसी इज मोर देन फॉल इन, एक मिनट, एसी राइजेज व्हेन राइज इन एबीसी इज मोर देन फॉल इन एबीसी। एसी तब राइज करेगा जब एबीसी क्या है, वो एसी से ज़्यादा रिड्यूस करेगा, मतलब जितना एसी गिर रहा है उससे ज़्यादा क्या होगा, एबीसी गिरेगा, तब हम क्या मानेंगे कि एसी इंक्रीज करना चालू हो गया यहाँ से। तो इन तीनों डायग्राम को देखने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये देखा कि एसी कर्व्स ऑलवेज लाइज अबव एबीसी। जो
एसी कर्व है, ये एसी है, वो एबीसी से हमेशा क्या है, ये ऊपर है। ठीक है, क्यों? बिकॉज एसी इंक्लूड्स एबीसी एंड एएफसी एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट। इसमें दोनों का एडिशन है, एबीसी भी इसमें जुड़ा हुआ है, एएफसी भी जुड़ा हुआ है। इन दोनों का एडिशन होने की वजह से ये क्या है, ये हमेशा इसके ऊपर ही ऊपर रहेगा। फिर क्या है, एबीसी रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट at an output level lower than that of AC because when ABC is maximum, AC is still falling because of fall in AFC। अब यहाँ पे ABC क्या है, वो मैक्सिमम पॉइंट पे कब पहुँचेगा, जब AC क्या होगा, लोअर होगा, और ABC क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, AC तब भी गिरेगा, AC इज स्टिल फॉलिंग बिकॉज ऑफ फॉल इन AFC, क्योंकि AFC फॉल कर रहा है, AFC फॉल होने की वजह से AC भी रिड्यूस करेगा। आप देखो यहाँ पे AFC का जो है लगातार ये गिरने की वजह से जो AC है वो तब भी रिड्यूस कर रहा है। एज आउटपुट इंक्रीजेस, जब आउटपुट बढ़ेगा, जब हमारा क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज करेगा, जब हमारा आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा, द गैप बिटवीन AC एंड ABC कर्व्स डिक्रीजेस बट दे नेवर इंटरसेक्ट। यहाँ पे देखो आप AC और ABC इन दोनों का जो गैप है वो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन ये कभी भी आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आपको ये फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 बहुत अच्छे से याद करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इट रिफर्स टू द एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट when an additional unit of output is produced। मतलब मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम अगर एक यूनिट को और ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एक यूनिट को अगर हम और ऐड कर रहे हैं, और एक यूनिट को और ऐड करने के लिए मतलब आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हमें जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व करना पड़े, एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व करना पड़े, वो हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। मतलब जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ, एडिशन हुआ कॉस्ट का, वो हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। इसका देखो ये शेप होता है, ये थोड़ा सा यू शेप्ड होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए ये लास्ट क्लास में भी हमने 5th चैप्टर में भी पढ़ा था, और सेम टू सेम मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे भी निकलेगा। वहाँ पे हमने टोटल, पीछे हमने टोटल प्रोडक्ट के हिसाब से निकाला था, इसमें हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट के हिसाब से निकालेंगे। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, TCN माइनस TCN माइनस 1। फॉर्मूला सेम है, बस टोटल प्रोडक्ट के लिए हम TP यूज़ करेंगे और टोटल कॉस्ट के लिए हम TC यूज़ करेंगे। ठीक है, और सेम टू सेम जैसे हमने मार्जिनल प्रोडक्ट निकाला था, सेम टू सेम हमें मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए क्या होगा, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट। मतलब यहाँ पे जो भी टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन टोटल आउटपुट। तो इनके डिफरेंस, इनके बीच में जो अंतर आ रहा है वो, तो मतलब हमने जैसे ही एडिशन किया तो उस एडिशन की वैल्यू को लिखना है कि कितना एडिशन किया, और जितना आउटपुट ऐड हुआ उनके डिफरेंस को लिखना है, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा। हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको ऑलरेडी मेंशन करके दे दिया है। बोथ AC एंड MC आर डिराइव्ड फ्रॉम TC। तो मार्जिनल कॉस्ट और जो एवरेज कॉस्ट है, ये दोनों टोटल कॉस्ट से ही निकाला जा सकता है। ठीक है, पहला रिलेशनशिप। दूसरा क्या है, बोथ AC एंड MC आर यू शेप्ड। आप देखो इसका भी जो शेप है वो यू है, और मार्जिनल कॉस्ट का भी जो शेप है वो यू है। ये किस वजह से होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। When AC is falling, MC also falls। जब AC गिर रहा है, अब देखो यहाँ पे AC यहाँ से रिड्यूस कर रहा है, AC गिरना चालू हो गया, तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, ये भी गिरना चालू हो गया, ये भी गिर रहा है। ठीक है, एंड लाइज बिलो AC कर्व। अब देखो AC कर्व से ये नीचे ही है। अब देखो इस पॉइंट तक आप देख रहे हो, यहाँ पे AC ये हो गया, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो AC कर्व से हमेशा नीचे है। ठीक है, ये भी याद करना है आपको। When AC इज राइजिंग, जब AC बढ़ना चालू हो गया, अब देखो इस पॉइंट के बाद AC जो है बढ़ना चालू हो गया, जब AC यहाँ से यहाँ तक बढ़ना चालू हो गया, MC ऑल्सो राइजेज। अब MC भी बढ़ना चालू, MC भी देखो अब यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, तो MC ऑल्सो राइजेज एंड लाइज अबव AC। अब देखो AC से क्या हो गया, MC यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो एवरेज कॉस्ट जो इंक्रीज कर रहा है और जो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इससे ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इस वजह से ये क्या है, ये AC से अबव है, AC से ऊपर है। ठीक है, और लास्ट जो है MC कट्स AC। यहाँ पे जो MC है वो और जो AC है, ये मार्जिनल कॉस्ट का जो
लोएस्ट पॉइंट है, ये इसके लोएस्ट पॉइंट पे ही इसको वो कट करता है, क्योंकि देखो यहाँ से ये इंक्रीज़ किया हुआ, इंक्रीज़ करते करते ये इसका लोएस्ट पॉइंट था और इसके लोएस्ट पॉइंट पे ये इसको कट करेगा और वहाँ पे उस पोजीशन को हम क्या कह सकते हैं, एम सी इज इक्वल टू ए सी। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी न्यूमेरिकल्स की, तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसमें आपको शॉर्ट वीडियो 1 मिनट की 2 मिनट की डायग्रामेटिक वीडियो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके रिलेशनशिप को या एजम्पशंस को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मैसेज करके बताइएगा और जो भी आपको वीडियो कैसी लगी आप उस बेसिस पे मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।